सब लोग चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल बने, हमारा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो, हमारा बच्चा डिसिप्लिन रहे, हमारा बच्चा ओबीडियंट हो, उससे जो बोले सारी बात माने, सारे काम को समय से करे, आज्ञाकारी हो। लेकिन उसी के साथ एक चीज और चाहते हैं, आने वाले समय में अपना अच्छा करियर बना पाए, फाइनेंशियली स्टेबल हो, और उससे भी बड़ी चीज बड़ा होने के बाद हमारा ध्यान भी रखे। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे बच्चे के साथ में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आज बच्चों का रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट कुछ और मिलता है। हम लोग चाहते क्या है और मिलता क्या है। आजकल हम देख क्या रहे हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा अग्रेशन हो गया है, बच्चे एग्रेसिव हो गए हैं। उन्होंने बच्चों में ही एंगर भी है, आजकल बच्चों में गुस्सा भी बहुत ज्यादा रहता है। और बच्चों को आज हम लोग भी सिखाते हैं कि किसी पे विश्वास नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रहता है, हमें डर रहता है बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। एक चीज और है दोस्तों, स्कूल और फैमिली इन दोनों से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज रहते हैं जो हमें उस बच्चे को बहुत कम एज में सिखाने होते हैं, और कई बार हम लोग भी उन चीजों को बराबर समझ नहीं पाते हैं। बच्चों में आजकल डिप्रेशन भी दिखने लगा है, या इनफैक्ट हम लोग ही बच्चों से बात करने लगे कि सर हमारा बच्चा डिप्रेस तो नहीं है। आप याद करके देखिए, जब हम लोग छोटे थे ये शब्द हम लोगों ने सुना भी नहीं था। सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है। रीजन क्या है, हम चाह क्या रहे थे और हमें मिला क्या। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, और निश्चित तौर पे वो मिस्टेक बच्चे के एंड पे तो हो नहीं सकती है, पर ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे में बैड मैनर्स हैं, इट मींस पेरेंटिंग को ध्यान देना होगा। और इसमें एक चीज और है, पेरेंटिंग डजंट मीन कि खाली पेरेंट्स का रोल है, वहां पे स्कूल का रोल भी रहता है। दूसरी बात, अगर प्रेशर्ड पेरेंट्स होंगे तो बच्चे में भी प्रेशर साफ नजर आएगा। अगर ओवर स्ट्रेस पेरेंट होंगे, ओवर स्ट्रेस बच्चा होगा। इट मींस कि अगर हम बच्चे को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज दोस्तों हमें अंडरस्टैंड करनी होगी, हमें अपने तरीके को चेंज करना होगा। हमें अपने तरीके को चेंज करना होगा, तो ही हम बच्चों को सुधार सकते हैं या बदल सकते हैं। और उसके लिए इससे बेहतर समय कौन सा हो। हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर असीम क्षमताएं छुपी हुई है। बेसिकली वो अपने किसी रोल को निभाने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, और वो सारी उस रोल को निभाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, सफल होने के लिए जो चाहिए, या जो चीजें हम कह रहे हैं उसके लिए जो चाहिए, वो सब उन बच्चों के अंदर ऑलरेडी है। तो करना क्या है दोस्तों, हमारा सिर्फ एक काम है, दोनों का, स्कूल का भी पेरेंट्स का भी। वो रोल क्या है, उस बच्चे के ऊपर जो अनावश्यक चीजें आ गई हैं उन्हें हटा दीजिए। वो असीम क्षमताओं को अपने साथ लेके आया है, सिर्फ उन क्षमताओं को निखार के बाहर लाने का रोल हमारा है। उन क्षमताओं को निखार के बाहर लाने का रोल सिर्फ हमारा है दोस्तों। इतना सा एक छोटा सा काम हमें करना होता है। उसकी जो हिडन क्वालिटीज है, जो उसका हिडन पोटेंशियल है, वो कैसे बाहर आ सकता है, हमें इस पे काम करने की जरूरत है। एक छोटी सी चीज है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, ये बड़ा सिंपल है। कुछ छोटे से पॉइंट्स पे काम करने की जरूरत है दोस्तों, कुछ 2-4 छोटे पॉइंट्स पे काम करने की जरूरत है दोस्तों। आप सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स पे काम करना शुरू कीजिए, हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, तो पहली चीज आप समझिए, हम बच्चे को एजुकेट बनाने निकले थे, तो हमें यह समझना होगा एजुकेशन है क्या। हमने सिर्फ एक चीज कर दी है, बच्चे को अंदर डालते जाओ, साल भर अंदर डालते जाओ, और अगर उसने वोमिट कर दिए, अच्छे नंबर आ गए, इट मींस ही इज क्वालिफाइड, नंबर 1। और बाय चांस वो 2 घंटे या 3 घंटे उस बच्चे के अच्छे नहीं निकल पाए, और वो परफॉर्मेंस जो वो दे सकता था किसी कारण से नहीं दे पाया, वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू। गधा है, घोड़ा है, और सारी उपमाएं उस बच्चे के साथ लगा देते हैं। तो क्या परीक्षा को पास करना ही एजुकेशन है? एजुकेशन तो वो है जब आप पढ़ के बाहर निकल जाते हैं और जो चीजें आपके साथ आपके व्यवहार में रहती हैं। तो एक चीज समझना होगा दोस्तों, लर्निंग नहीं हुई है, वहां पे लर्निंग नहीं हुई है। एजुकेशन एग्जाम को पास करना बिल्कुल नहीं है। हम बच्चों को एग्जाम पास करने के लिए बना रहे हैं। इसे थोड़ा सा और अगर मैं आपसे क्लियर बोलूं तो हम लोगों ने बच्चों को जवाब देने लायक बना दिया है। दोस्तों मेरे इस सेंटेंस पे ज्यादा गौर कीजिएगा, हमने बच्चों को जवाब देने लायक बना दिया है। जवाब देने लायक बना दिया है, जवाब खोजने लायक नहीं बनाया। शिक्षा का सही अर्थ जीवन में आने वाले सवालों के जवाब खोजने लायक बनाना है।
तो क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं? दोस्तों वहां पे तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक स्कूल और पेरेंट्स हम दोनों मिलकर उस बच्चे को साथ लेके चलें और उसको प्रॉपर लाइफ लॉन्ग लर्निंग दें, जो जीवन भर उसके काम आ सके, वो सारी चीजें उसको सिखाएं। काम वहां करने की जरूरत है दोस्त। तो कैसे होगा? तो सबसे पहली चीज है, आपको एज स्पेसिफिक एजुकेशन को समझना होगा। किस उम्र में बच्चे को किस चीज की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे फिजिकल मेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, सिमिलरली एजुकेशन के भी कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। हमें उस माइलस्टोन को समझना होगा। जहां पे भी बच्चे की एजुकेशन की बात आती है, वहां पे हमारा एक दायित्व बनता है कि पेरेंट्स और स्कूल साथ बैठे और उस बच्चे के ऊपर प्रॉपर तरीके से उसके ग्रोथ प्लान को डिस्कस करें और उस ग्रोथ प्लान के अनुसार आगे बढ़े। लेकिन हम करते क्या है, जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल बोलता है आपका बच्चा ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, और जब पेरेंट को मौका मिलता है, पेरेंट बोलता है आपने कॉपी चेक नहीं करी, इसमें गलतियां थी, इसमें गलतियां थी, और इसी चीज पे सारी बात होती है। पर क्या इससे बच्चे की ग्रोथ होगी? ग्रोथ प्लान पे तो हमने बात ही नहीं करी। अगर हमें बच्चे को आगे बढ़ाना है तो दोनों को साथ लेके चलना होगा दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं आपसे बोलूंगा, इस समय का उपयोग कीजिए, बच्चे को लेकर डिस्कस कीजिए, ग्रोथ प्लान बनाइए और स्कूल और आप दोनों मिलकर उस ग्रोथ प्लान पे आगे बढ़े। दूसरी चीज दोस्तों, हम लोग इस समय बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ उसे अचीव करना चाह रहे हैं। जो बच्चे, क्योंकि इस समय पे आपको अगर कोई स्कूल प्रोजेक्ट दे दे, पॉसिबल नहीं है कि हम उसे मैनेज कर पाएंगे। अगर इस समय पे कोई एजुकेशन इस जहां बच्चे को लेके जाते थे, जो क्लब था, जो हॉबी क्लासेस थी, वहां पे भी ले जाना संभव नहीं है और घर में सारे संसाधन है नहीं। पर कुछ चीजें हमारे पास है दोस्तों। हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास घर पे स्टेशनरी है, हमारे पास बुक्स हैं, कंप्यूटर है, प्रिंटर है और कुछ वेस्ट मटेरियल भी है। हाँ दोस्तों, वेस्ट मटेरियल से भी काफी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो हमें करना क्या है दोस्तों? बेसिकली हमें एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। उस स्ट्रैटेजी के साथ हम बच्चे को लेके आगे बढ़ सकें। कैसे संभव होगा ये? तो एक चीज पे और गौर कीजिएगा। अभी हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, ये तो हमने सोच लिया, पर जो चीज हमारे पास है, आज हम बच्चे को ज्यादा प्यार से हैंडल कर सकते हैं, उसकी ज्यादा केयर कर सकते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना समय आज हमें उसके साथ बिताने को मिल रहा है, यूजुअली नहीं होता। हम लोग ऑफिस का काम करते हुए, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए, घर के काम करते हुए भी उस बच्चे से बात कर सकते हैं बीच में 2-2 मिनट के लिए। आप उसे बहुत सारी ऐसी बातें बता सकते हैं जो रूटीन में आप बताना तो चाहते थे लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मेरे एक मित्र से मैंने पूछा था कि यार बच्चा कैसा है, उसका सब कुछ कैसा चल रहा है? बस बहुत बड़ा हो गया। तो मैंने कहा कितना बड़ा? बोले शायद इतना बड़ा। नहीं, शायद इतना बड़ा। मैं हैरान था, बड़ा बताने के लिए इतना या इतना या इतना, ये क्या अर्थ है? तो उस मित्र ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। उसने कहा था यार जब घर से निकलता हूँ तब भी सो रहा होता है और जब रात को काम करके आता हूँ तब भी सो रहा था, तो मुझे पता ही नहीं लग पाता, संडे के सिवा बात करने का मौका नहीं मिल पाता है। हम लोग वीकेंड्स का इंतजार करते हैं। पर दोस्तों अभी हमारे पास एक गोल्डन मौका है, एक गोल्डन चांस है। इस समय हम अपने दिन के रूटीन में थोड़ा थोड़ा समय निकाल सकते हैं और बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे बड़ा होता हुआ देख सकते हैं, इससे भी बड़ा होता हुआ देख सकते हैं और उसमें उसकी मदद कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जो हमारी एजुकेशन हमने ली थी उससे रिलेटेड चीजें उसको बता सकते हैं। बच्चे के लिए फंडामेंटली उसके कॉन्सेप्ट्स पे काम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन नंबर है तो वो स्किपिंग नंबर भी हो सकता है या वो उतने टाइम ऐड करके भी आ सकता है। ऐसे उसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स पे काम किया जा सकता है। बच्चे को इस समय पे घर के डेली रूटीन में इन्वॉल्व करके भी उसको एहसास किया जा सकता है कि घर कैसे मैनेज होता है। दोस्तों ये गोल्डन पीरियड है हमारे लिए उस बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए। दूसरी बात, थोड़ा सा समय हम बच्चे के साथ खेलने के लिए निकाल सकते हैं। थोड़ा सा समय हम बच्चे के साथ खेलने के लिए निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों? देखिए, अगर आपका बच्चा प्ले स्कूल में है, लगभग 5-6 साल की उम्र तक है, तो उस उम्र की बेसिक एक आवश्यकता होती है कि आप उसके सेंसेस को डेवलप करें। सेंसेस की अगर मैं बात करूं, टच, टेस्ट, सी, स्मेल और लिसनिंग, हियरिंग, ये चीजों पे हमें काम करना है। तो आप ऐसे गेम चुन सकते हैं, जैसे कान में मैसेज देने वाला हम लोग एक गेम खेलते थे। आप टेस्ट के ऊपर बात कर सकते हैं कि कोई भी चीज बच्चे को दी हमने टेस्ट करने के लिए और उससे पूछा इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं।
इस तरीके से आपने कोई सामान, हम लोग खेलते थे बचपन में, एक कटोरी में अलग अलग 10 चीजें जमा दी जाती थी, आपको 1 मिनट दिखाया जाता था और आपको दूसरे कमरे में ले जाते थे और बाद में आपसे पूछा जाता था क्या क्या देख के आए और आपको रिकॉल करना होता था। आप हाइड एंड सीक खेलते हैं, हाइड एंड सीक को भी नया रूप दिया जा सकता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ऐसे गेम्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें हम लोग बच्चों के साथ बेसिक उसके सेंसेस पे काम कर सकें। दूसरी बात, इसी उम्र की एक और जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन। मतलब आंखों ने जो देखा, आंखों ने जो देखा, हाथ ने वैसा रिएक्ट करा या पैर ने वैसे रिएक्ट करा। तो आप फिजिकल ऐसे गेम्स ला सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन पर आधारित हो। जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर रिंग लेके उस रिंग को फेंक के किसी जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पे डालना, निशाना लगाना, सितोलिया खेलना, कंचे खेलना। आप इससे ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स पे भी काम हो जाता है। बच्चों के फिजिकल स्ट्रेंथनिंग पे काम किया जा सकता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप घर पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप डिजाइन एक्सपोजर दे सकते हैं। अभी व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छा वीडियो चल रहा था जिसमें माता पिता ने घर पे एक रेस्टोरेंट क्रिएट करा और बच्चों को रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस कराया। तो दोस्तों किया बहुत कुछ जा सकता है। तो आपको, अगर आपका बच्चा प्ले स्कूल में है तो आपको सेंसेस पे काम करना चाहिए, उसके कोऑर्डिनेशन पे काम करना चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथनिंग पे काम करना चाहिए और कंट्रोल्ड एक्सपोजर देना चाहिए। अलग अलग माहौल बना के आप गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा कौन कौन से गेम ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि प्ले इज द ब्रेन्स फेवरेट वे ऑफ लर्निंग। खेलना हमारे ब्रेन को सिखाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। इस बेहतरीन तरीके का उपयोग करें दोस्तों इस छुट्टियों के दौरान, इस फ्री समय के दौरान। दूसरी चीज, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास का अगर बच्चा हो, 6 से 10 साल का बच्चा हो, तो इसके साथ आप कुछ और नए गेम्स खेल सकते हैं। आप इस बच्चे के साथ थोड़ी सी शेयरिंग बढ़ा दें। उस बच्चे के साथ अपनी लाइफ में आप उस उम्र में थे क्या करते थे, वो शेयरिंग थोड़ी सी बढ़ा दें। उसके लिए एग्जाम्पल सेट करते जाएं, क्योंकि बच्चे इंस्ट्रक्शन से नहीं एग्जाम्पल से सीखते हैं। बच्चे इंस्ट्रक्शन से नहीं एग्जाम्पल से सीखते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल सीखें। और दोस्तों ये उम्र होती है जब आप बच्चों को वैल्यूज सिखाएं, जब आप बच्चों को बताएं कि आप किन धार्मिक मान्यताओं के साथ चलते हैं, पारिवारिक वैल्यूज क्या है, आपके संस्कार कौन से हैं, वो सारी चीजें बच्चों को इस उम्र में सिखाई जा सकती है। इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, इस समय करने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। आप ऐसे गेम्स ढूंढिए जिसमें रूल्स होते हैं। आप ऐसी चीजें लाइए जिसमें आप भी कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और बच्चे आपको कॉपी कर रहे हैं। आप कॉन्सेप्चुअल गेम्स ला सकते हैं, जैसे स्नैक्स एंड लैडर्स है, उसको आप एक डाइस की जगह 2 डाइस से खेलना शुरू कर दें। 2 डाइस चली, 6 और 3 आया, एक सेंट क्लॉक रख दें, 6 into 3 करके बच्चा 18 पे जा सकता है, 6 divided by 3 करके 2 पे जा सकता है, 6 plus 3 करके 9 पे जा सकता है, 6 minus 3 करके 3 पे जा सकता है। अब उसे उस सेंट क्लॉक के दौरान आगे बढ़ना है उससे पहले, और जल्दी से जल्दी सीढ़ी चढ़ना है, सांप से बचना है। आप खेल खेल में बच्चे के कॉन्सेप्चुअली मैथमेटिक्स में आप उसके साथ काम करना शुरू कर देंगे। दोस्तों इस समय उनकी फिजिकल एनर्जी को यूटिलाइज करना बहुत आवश्यक है, तो थकाने की जरूरत है। अगर आप इस तरीके से आप अगर उसके साथ काम करेंगे तो एक मजेदार बात आप पाएंगे, बच्चों के 5 की जगह 6 सेंसेस डेवलप हो जाएंगे। कॉमन सेंस भी उन बच्चों में आने लगेगा। दोस्तों कॉमन सेंस भी उन बच्चों में आने लगेगा। अगर एक बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन ना दी जाए तो वो एक चिड़िया के समान है जिसके पर ना हो। ये एक तिब्बत की एक क्या कहना चाहिए, एक प्रोवर्ब है जिसकी सहायता से ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों जब आप बच्चों को खेलने का भरपूर मौका देते हैं, बहुत सारे यूनिक बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। पहली चीज, खेलने का आसान तरीका। दूसरा, बच्चों का ये सोशल स्किल्स को डेवलप करता है, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों से उसको कोऑर्डिनेट करना होता है। फिजिकल और इमोशनल स्किल्स पे काम हो जाता है। वो नई चीजें सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखता है, वो कुछ चीजों को इन्वेंट करता है, कुछ चीजों को क्रिएट करके देखता है। प्ले उन्हें विश्वास देता है कि मैं कर सकता हूं। ऐसे बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों, स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दें। उसको आप वैल्यू बेस्ड स्टोरीज सुनाना शुरू करें। जैसे हम लोग सुनते थे चंदा मामा, महावीर शिवाजी, ऐसी जो स्टोरीज थी वो उन्हें सुनाएं। क्योंकि जब हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं वो उन स्टोरीज पे विश्वास करते हैं।
जब वो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें रोल मॉडल्स मिल जाते हैं। जब उन्हें रोल मॉडल्स मिलते हैं वो अपने आप वैल्यू सीखना शुरू कर देते हैं। इससे उनका बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है और वो उनके लिए नए नए एग्जाम्पल सेट होते जाते हैं। स्टोरी टेलिंग एक बहुत पावरफुल तरीका है बच्चों के अंदर नए नए आइडियाज डालने का। दोस्तों इसका भरपूर उपयोग करें। होम स्कूलिंग जैसा एनवायरनमेंट दें दोस्तों, क्योंकि होम स्कूलिंग में क्या होता है, आप एक फिक्स रूटीन उसके लिए थोड़ा सा सेट कर सकते हैं घर पे, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे। उसके साथ आप कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहाँ पे रिवाइज और रिव्यू आपके हाथ में है, तो रिवाइज करें और उसे रिव्यू करें। उन्हें एक निश्चित समय में स्कूल का टास्क कंप्लीट करने का मौका दें। स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ कंसल्ट करें। दोस्तों एक चीज मानिएगा, महात्मा गांधी ने कहा है, देयर इज नो स्कूल इक्वल टू अ डिसेंट होम। कोई भी अच्छे से अच्छा स्कूल एक अच्छे घर की बराबरी नहीं कर सकता है, डिसेंट घर की बराबरी नहीं कर सकता है, और कोई भी अच्छे से अच्छा टीचर पेरेंट्स की बराबरी नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो दोस्तों इस तरीके से काम किया जा सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हम लोग कर सकते हैं, ऑब्जर्व करने का, क्योंकि इस समय बच्चा पूरे समय हमारी आंखों के सामने है। आप इस समय पे उसके यूनिक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो फ्री टाइम में किन चीजों के साथ खेलना पसंद करता है, डांस करना पसंद करता है, ड्राइंग करना पसंद करता है, किस तरह की चीजों से काम करता है, उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। और जब स्कूल खुले तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरे ऑब्जर्वेशन ये थे। तो बच्चे के लिए प्रॉपर प्लान बनाया जा सकता है, उनको रूटीन के साथ रहना सिखाया जा सकता है, उनमें नई हैबिट्स डेवलप की जा सकती हैं, उनके लर्निंग पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दोस्तों बहुत कुछ किया जा सकता है। और सबसे मजेदार बात, जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए और सिर्फ आप मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए और बच्चों को बड़ा होते हुए देखिए, बच्चों को कुछ नया सीखते हुए देखिए। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में दोस्तों ये सारी टेक्निक्स काम आती हैं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समग्र विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट, जहां पे बच्चे की भाषा पे भी काम हो रहा है, उसके लॉजिक पे भी काम हो रहा है, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ पे भी काम हो रहा है, क्रिएटिव भी आप काम कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। सारी चीजों पे आप एक साथ काम कर सकते हैं। दोस्तों ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय हमारे पास। इसके अलावा दोस्तों एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, सोशल स्किल्स जो होती हैं, जैसे खेलना कैसे है, दूसरे बच्चों को साथ में इन्वॉल्व कैसे करना है, शेयरिंग कैसे होगी, रिवार्ड क्यों दिया जाता है, ये सब चीजें ऑब्जर्व की जा सकती हैं। सेल्फ अवेयरनेस पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, बच्चा किस तरीके से इमोशनली रिस्पॉन्स करता है, उसकी लैंग्वेज, लिटरेसी, न्यूमरेसी स्किल्स, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये हमारे लिए गोल्डन समय है दोस्तों। इस समय का उपयोग आप कुछ फंडामेंटल चीजों के लिए और कर सकते हैं। अगर बच्चों को यह एहसास हो कि उन्हें वार्मली, उन्हें केयर के साथ, प्यार के साथ एक्सेप्ट किया जाता है, एटमॉस्फेयर अगर आप ऐसा बना दे तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। और जब ऐसा माहौल होता है तो जब उन्हें एहसास होता है कि आप प्यार कर रहे हैं, आप उन्हें जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं और ज्यादा आसानी से सीखना शुरू कर देते हैं। जहां पे उनकी ओपिनियंस को, उनके आइडियाज को वैल्यू दी जाती हो, वहां पे बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। एम्पल अपॉर्चुनिटी दीजिए दोस्तों बच्चों को कि वो अपनी बातें शेयर कर पाए। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटीज दीजिए कि उनकी बातों को वो परिवार में शेयर कर पाए। और जब आप उनको डील करें तो फ्लेक्सिबल रहें, अंडरस्टैंडिंग रहें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब बच्चा बहुत थका हुआ होता है, बहुत भूखा होता है या किसी चिंता में होता है, तब वो सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे समय में उसको थोड़ा सा फ्री टाइम देने की जरूरत है। कई बार बच्चों को अकेला छोड़ देना, कई बार बच्चों को फ्री छोड़ देना ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों कई बार बच्चों की जो अनविलिंगनेस होती है, उसको हम लोग बच्चों का जिद्दीपना मान लेते हैं, स्टबर्ननेस मान लेते हैं। तो अनविलिंगनेस और स्टबर्न, इन दोनों चीजों को या बैड बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है दोस्तों। इस समय पे आप उनकी वोकेबलरी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के पास वोकेबलरी नहीं होती है तो वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आप उन्हें थोड़ा सा समय दीजिए कि वो अपनी बात को आपसे अच्छे से कह पाए। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक हो सकती है दोस्तों। एक ही चीज को बच्चा आपसे बार बार अलग अलग तरीके से शेयर करे, और बच्चे कई बार ग्रुप में अच्छा सीखते हैं तो कई बार अकेले। जब आप बच्चों से बात करते हैं, तो जब आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो जब आप सेंस ऑफ वंडर रखते हैं तो बच्चा कनेक्ट अच्छे से होता है, अच्छे से हमारी बातों को सुनता है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, मॉडल द बिहेवियर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चाइल्ड। बच्चे के सामने वैसा व्यवहार करें जैसा आप उससे चाहते हैं।